हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम है। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द मैक मस्ती पर स्वागत करता हूं। आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स और सेकेंडरी क्वांटिटीज़ ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स कवर किया था। जिस किसी ने भी ये टॉपिक नहीं पढ़ा है वो मेरा प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर अप्लाइड मैकेनिक्स वाले सेक्शन में उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, जो कि है हमारा यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम क्या है, इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि मात्रक क्या होता है। ठीक है, मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, उसकी छोटी सी डेफिनेशन है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है जो हर किताब में लिखी हुई आपको मिल जाएगी, और कुछ किताबों में वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लिखी हुई होती है। तो यहाँ पे मैं वन लाइनर एक लाइन में आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि मात्रक की परिभाषा क्या होता है। ठीक है, देखिए मात्रक क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि को नापने के लिए जिस मानक का हम प्रयोग करते हैं उसे हम मात्रक कहते हैं। एक बार और सुनेंगे, किसी भी भौतिक राशि को नापने के लिए हम जिस मानक का प्रयोग करते हैं उसे हम मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, दो चीज़ें यहाँ पे आती हैं, नापना और मानक। नापने का मतलब मेज़रमेंट और मानक का मतलब स्टैंडर्ड। अर्थात किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जिस स्टैंडर्ड में हम मेज़र करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। ठीक है, अब मात्रक की डेफिनेशन हो गई। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ मात्रक पे कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बेसिकली मात्रक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है हमारा व्युत्पन्न मात्रक। इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे तो फंडामेंटल यूनिट और दूसरा हमारा होता है डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपका फंडामेंटल यूनिट और दूसरा हमारा होता है डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मूल मात्रक, और इसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, अब ये होते क्या है, फंडामेंटल मात्रक क्या होता है, मूल मात्रक क्या होता है। अब फंडामेंटल और मूल मात्रक क्या होता है और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। देखिए, फंडामेंटल मात्रक वह मात्रक होते हैं जो किसी राशि को व्यक्त करने के लिए स्वयं के मात्रक होते हैं, इंडिपेंडेंट मात्रक होते हैं। ठीक है, जिसको हम मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक वह मात्रक होते हैं जो स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं या स्वतंत्र रूप से होते हैं। ठीक है, ऐसे मात्रक हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, फंडामेंटल। क्या, इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 7 है। वो 7 कौन कौन सी है मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। और आता है आपका डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, वह मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर ही बनता है उसे हम व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं, अर्थात डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश में हम बात करें तो द यूनिट विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, मतलब जो फंडामेंटल यूनिट से ही मिलकर बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं या डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको सभी को, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा, दोनों की परिभाषाएं क्लियर होगी। मूल मात्रक जो कि स्वतंत्र रूप से होते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं हमारे, जो कि मूल मात्रक के ही सहायता से बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट में हमारे 4 सिस्टम है। हर जो हमारा वर्ड एग्जिस्टिंग में आया और जैसे जैसे हम फिजिक्स में काम करते चले गए तो वैसे वैसे हमारे मात्रक की पद्धतियाँ बनती चले गई। ठीक है, हर देश ने अपना एक मात्रक का जो है यूनिट का एक स्टैंडर्ड बनाया है। ठीक है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। जो अभी प्रेजेंट में पूरे दुनिया में जो मात्रक की पद्धति चल रही है वो ऐसा यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट है। ठीक है, देखिए अब पहला है यहाँ पे एमकेएस क्या होता है। ठीक है, एमकेएस पद्धति के अंतर्गत जो हमारे दूरी होती है वो मीटर में नापते हैं। एम स्टैंड फॉर मीटर, के स्टैंड फॉर केजी और एस स्टैंड फॉर सेकंड। मतलब दूरी मीटर में नापी जाती है, और कोई भी मास है, द्रव्यमान है, उसको हम किलोग्राम में नापते हैं, और समय को हम टाइम को हम सेकंड में नापते हैं। ठीक है, फिर अगला है हमारा एफपीएस, जिसके फुल फॉर्म है फुट पाउंड सेकेंड। अर्थात इस पद्धति के अंतर्गत हम किसी भी दूरी को फुट में नापते हैं, किसी भी द्रव्यमान को हम पाउंड में नापते हैं, और समय को सेकंड से नापते हैं। ठीक है, अगला हमारा आता है कि सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति क्या होती है,
सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड का मतलब यह है कि हम इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में नापते हैं और सेकंड को टाइम को हम सेकंड में नापते हैं। ठीक है, अगला हमारा आता है एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो कि सारी किताबें आजकल इसी यूनिट में लिखी जाती हैं और हमारा अब तक पूरा विश्व हमारा क्या करता है, इसी यूनिट पर कार्य कर रहा है। ठीक है, अब इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे एक जो मात्रक है वो कॉमन है, एस और एस। इसमें भी टाइम को हम सेकंड ही लेते हैं, इसमें भी हम टाइम को क्या लेते हैं, सेकंड लेते हैं। अर्थात अगर यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसा कौन सा भौतिक राशि है, ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो जिसका मात्रक सभी पद्धतियों में समान होता है, तो वो क्या है, हमारा सेकंड है। यहाँ पे देख रहे होंगे सब में सेकंड है, सब में सेकंड है। ठीक है, मतलब समय एक ऐसा भौतिक राशि है जिसका मात्रक सभी पद्धतियों में समान रहता है। मतलब एक नंबर का सवाल यहाँ से बनने की संभावना रहती है। ठीक है, अब हम एसआई यूनिट देखेंगे कि एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ और एसआई यूनिट देखते हैं क्या होता है, क्योंकि एसआई यूनिट इस समय चल रहे हैं तो उसके बारे में हमें प्रॉपर पढ़ना जरूरी है। ठीक है, एसआई यूनिट क्या है कि एसआई यूनिट में 7 मूल मात्रक होते हैं। मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि फंडामेंटल यूनिट में आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। एसआई यूनिट में हमारे 7 मूल मात्रक होते हैं, मूल मात्रक, और 2 हमारे संपूरक मात्रक होते हैं, संपूरक मात्रक। इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो ये तो हमने फंडामेंटल यूनिट अभी ऊपर देखा है, फंडामेंटल यूनिट, और इसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, देखिए 7 कौन से मूल मात्रक होते हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। 7 ये 7 हमें कंठस्थ होने चाहिए, याद होने चाहिए, क्योंकि इसकी सहायता से हम सारे मात्रक बना सकते हैं। जो हमें रिमेंबर याद नहीं है उसको हम बना सकते हैं। ठीक है, कैसे, अगर उसका सूत्र हमें याद है तो हम उसका मात्रक भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, अब देखिए वो 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं। ठीक है, जो कि एसआई यूनिट के अंतर्गत हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा होता है दूरी, या इसको हम लंबाई भी लिखते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। ठीक है, दूसरा हमारा आएगा द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, मास। ठीक है, इसका मात्रक हमारा होता है केजी, इसका मात्रक हमारा क्या होता है, केजी। तीसरा हमारा होता है तीसरा होता है धारा, इंग्लिश में हम कहेंगे इसको करंट। इसका मात्रक हमें पता है एम्पियर होता है, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। चौथा हमारा आएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पदार्थ की मात्रा। इसका मात्रक होता है मोल, इसका मात्रक क्या होता है, मोल। ठीक है, पांचवा हमारा आता है अब टेम्परेचर। पांचवा क्या आएगा हमारा, टेम्परेचर, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे ताप, और इसका मात्रक होता है केल्विन होता है इसका मात्रक। ऐसा ही मात्रक क्या होता है इसका, केल्विन। कईयों को गलतफहमी होती है, वो सेंटीग्रेड लिख देते हैं। ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है, ना कि सेंटीग्रेड। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। छठा हमारा और आएगा, छठा होता है ज्योति तीव्रता, जिसको हम बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, लुमिनस इंटेंसिटी, और इसका मात्रक होता है हमारा कैंडला। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, कैंडला। एक और रह गया हमारा, कौन सा रह गया, एक अमाउंट टाइम, एक क्या रह गया हमारा, टाइम का मात्रक हमारा सेकंड। ठीक है, तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट आपको याद होनी चाहिए, ये प्रॉपर याद होनी चाहिए आपको। ये क्या है, ये स्वतंत्र में पाए जाते हैं, मतलब ये किसी से बनते नहीं है, स्वयं में है। ठीक है, तो ये अगर याद होंगे तो आप किसी का भी मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, हमारे 7 मूल मात्रक थे। अब जो 2 संपूरक मात्रक हैं वो हमारे 2 संपूरक मात्रक क्या होते हैं, 2 संपूरक मात्रक जो होते हैं वो पहला होता है हमारा प्लेन एंगल,
प्लेन एंगल, और इसका मात्रक होता है रेडियन। इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन, और जिसको हिंदी में हम बोलते हैं समतल कोण, समतल कोण। और दूसरा होता है हमारा सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं घन कोण, घन कोण या ठोस कोण, ठोस कोण, ठोस कोण। और इसका मात्रक हमारा क्या होता है? स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है? संपूरक मात्रक कितने होते हैं हमारे? दो। कौन कौन से होते हैं? प्लेन एंगल, जिसको हम समतल कोण हिंदी में कहते हैं, जिसका मात्रक क्या होता है? रेडियन। और सॉलिड एंगल, घन कोण, या हिंदी में और क्या बोलते हैं इसको? ठोस कोण। इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। ठीक है, अब यहाँ देख रहे होंगे आप कि हमने 7 मूल मात्रक पढ़ लिए और 2 संपूरक मात्रक पढ़ लिए। अब डिराइव्ड यूनिट कैसे निकलता है? इनकी मदद से ही ये सारे डिराइव्ड यूनिट निकलते हैं, इसलिए इसकी परिभाषा क्या है? ऐसे मात्रक जो मूल मात्रक से ही बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। अगर हम प्रूफ करके देखें तो जरा देखिए, प्रेशर, प्रेशर क्या है? प्रेशर का अगर आपको मात्रक लिखने को आ गया, ये आपने नोट कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, प्रेशर का आपको मात्रक किसी ने पूछ लिया और वो आपको याद नहीं है, तो देखिए प्रेशर बराबर क्या होता है? बल बटे एरिया। फॉर्मूला आपको याद है लेकिन मात्रक याद नहीं है। ठीक है, तो मात्रक कैसे निकलेगा? बल का होता है हमारा न्यूटन। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? न्यूटन, और लंबाई का मीटर, और चौड़ाई भी एक तरह की दूरी है, वो भी मीटर। तो यहाँ देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई यहाँ पर हमारे फंडामेंटल यूनिट में था, न्यूटन नहीं था। अब आप कहोगे सर न्यूटन तो है ही नहीं इसमें, तो न्यूटन भी फंडामेंटल यूनिट से ही बनता है। लेकिन देखो कैसे, न्यूटन ने अपना परिभाषा दिया, सेकेंड लॉ में उसने ये सूत्र बना के दिया कि M=F=ma। तो M देखिए, M क्या है? मास। मास यहाँ पे है फंडामेंटल यूनिट में, तो ये क्या हो जाएगा? kg होता है इसका मात्रक। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा? एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मीटर क्या है? दूरी, दूरी, और सेकंड क्या है? टाइम। दोनों चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, दोनों चीज़ें हमारी यहाँ पे है मूल मात्रक में। तो ये हमारा जो ये पूरी क्वांटिटी है, इसने ही न्यूटन ने ये डिराइव किया और इसी चीज़ को उसने अपने नाम पे ही रख दिया न्यूटन, कि बल का मात्रक मेरे नाम पे रहेगा क्योंकि मैंने ही इसको खोजा है। ठीक है, तो ये मात्रक किसका हो गया? न्यूटन का। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। दूसरा और देख सकते हैं कि डिराइव्ड यूनिट निकालने के लिए हम फंडामेंटल यूनिट का कैसे मदद लेते हैं। दूसरा एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी मतलब घनत्व। अब घनत्व का मात्रक आपको याद नहीं है लेकिन सूत्र याद है। घनत्व का सूत्र क्या होता है? घनत्व का सूत्र क्या होता है भाई? रो से इसको दिखाते हैं, और घनत्व का सूत्र होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होता है भाई? मास kg, और वॉल्यूम का भी नहीं पता क्योंकि वॉल्यूम तो यहाँ है नहीं। ठीक है, लेकिन हमें पता है वॉल्यूम बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ये सब लंबाइयाँ हैं, और सबके लंबाइयाँ के लिए मैंने क्या बोला था? मीटर गुणा मीटर बराबर kg बटे मीटर क्यूब। तो यहाँ से हमने किसके मदद से घनत्व को निकाल लिया? इनके मदद से हमने घनत्व को निकाल लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक यूनिट आपको समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलूँगा जो कि हमारा है कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेता हूँ। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी, ये मैंने आपको बहुत पहले भी बता रखा है कि रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी और रेजिस्टेंट बॉडी मैंने बता दिया। रिजिड बॉडी क्या होती है? ऐसी बॉडी जिस पर अगर हम बल लगाते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता है। तो डिफॉर्मेशन नहीं होता है तो क्या कहलाता है? रिजिड बॉडी कहलाता है। और ऐसी बॉडी जिसमें नेग्लिजिबल अमाउंट में डिफॉर्मेशन होता है और उसके अंदर अगर मोशन भी होता है तो उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंट बॉडी बोलते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ा दिया है। रिजिड बॉडी के अंदर मोशन नहीं होता है। ठीक है, रिजिड देखिए कोई भी ऐसी एक बॉडी है, मान लेता हूँ मैं कि यहाँ पे एक पिंड ले लेता हूँ और इस पर मैंने फोर्स लगा दिया दोनों तरफ से। इस पर मैंने क्या लगा दिया? फोर्स लगा दिया। अब ये क्या करेगा? इसकी लंबाई में परिवर्तन करेगा, इसके डायमीटर में भी परिवर्तन करेगा। तो इस बल के कारण जरूर कुछ ना कुछ इसके अंदर परिवर्तन होगा, जरूर कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। इसका मतलब जब बल लग रहा है, और हमने परिभाषा पढ़ी है कि रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसमें बल लगाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब ये झूठ है? हाँ झूठ है, लेकिन हम इसको आइडियल केस में मान लेते हैं
ये ऐसी बॉडी, रिजिड बॉडी नेचर में एग्जिस्ट नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई भी पिंड नहीं है जिस पर कोई बल लगे तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन ना हो, जरूर कोई ना कोई परिवर्तन होगा। अब मान लेते हैं उसमें तो थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, बहुत थोड़ा सा, उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। अब उसी नेग्लेक्ट करने के कारण ही वो बॉडी को हम क्या मान लेते हैं, रिजिड बॉडी मान लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि रिजिड बॉडी नेचर में एग्जिस्ट नहीं है, ऐसी कोई बॉडी नहीं है जिस पर अगर हम कोई बल लगाते हैं तो उसमें परिवर्तन ना हो, जरूर होगा परिवर्तन, लेकिन वो परिवर्तन होने के अब क्वांटिटीज़ कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। तो मान लेते हैं कोई ऐसी बॉडी है जिस पर बल लगाने पे बहुत कम क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, और उसको हमने नेगलेक्ट कर दिया, जीरो मान लिया उस परिवर्तन को, तो ऐसी बॉडी किसके अंतर्गत चले जाती है, हमारी रिजिड बॉडी के अंतर्गत चले जाती हैं। अर्थात रिजिड बॉडी वह बॉडी होती है, वह पिंड होता है, अगर हम बात करें हिंदी में इसको हम बोलते हैं दृढ़ पिंड। ठीक है, तो दृढ़ पिंड वह पिंड होता है जिस पर बल लगाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आइडियल बॉडी होती है ये, नेचर में एग्जिस्ट नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगला हमारा आता है स्केलर क्वांटिटी और जो वेक्टर क्वांटिटी टॉपिक। छोटे छोटे टॉपिक है इस चैप्टर में। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को हम हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि, अदिश राशि, और इसको बोलते हैं हम सदिश राशि, सदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि, ये आपने फिजिक्स में भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा। ठीक है, अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है। देखिए, कोई भी भौतिक राशियाँ हैं, दो चीज़ें होती हैं उसमें, एक होता है हमारा परिमाण और दूसरा हमारा क्या होता है, दिशा। दूसरा क्या होता है, दिशा। इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, इंग्लिश की बात करें, बच्चे इंग्लिश के भी हैं, मैग्नीट्यूड, और इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन। ठीक है, देखिए, ऐसी भौतिक राशि जो केवल परिमाण पर निर्भर करे, ऐसी भौतिक राशि, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो केवल परिमाण पर निर्भर करे, उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। इंग्लिश में लिखें, the physical quantity which is only dependent on their magnitude is known as scalar quantity। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो वह सारी राशियाँ इसके अंतर्गत आ जाती हैं जो दिशा पर निर्भर नहीं करती हैं, केवल परिमाण पर निर्भर करती हैं, या फिर जिसमें दिशा होता है, परिमाण नहीं होता है। अगर बेहतर यह होगा कि हम कहें कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। ठीक है, तो वो सारी राशियाँ, लेंथ, लंबाई, भाई कहीं से भी नाप लो, कोई निश्चित दिशा तो नहीं है ना, लेकिन 4 मीटर 5 मीटर हमें नापना तो पड़ेगा। ठीक है, टाइम, समय में क्या है, मैग्नीट्यूड है 5 सेकंड, 4 मिनट, 2 घंटे, लेकिन दिशा नहीं है उसमें। वॉल्यूम मतलब आयतन में, मतलब इतने मीटर क्यूब का आयतन है ये। ठीक है, लेकिन उसकी दिशा नहीं है, तो दिशा नहीं है, केवल परिमाण है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, हमारे अदिश राशि के अंतर्गत। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ में कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होता है। देखिए, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होता है, सिंपल सी बात है, जिसको हम सदिश राशि बोलते हैं, ये दोनों ही चीज़ पर निर्भर करती है। अर्थात ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे क्या हम बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज या सदिश राशि। इंग्लिश में बात करें तो वह फिजिकल क्वांटिटी इन विच डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड आर प्रेजेंट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि एक निश्चित दिशा में बिंदु ए से बिंदु बी तक चली गई दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाता है। वेलोसिटी में मैंने आपको बोला था कि एक निश्चित दिशा में पर सेकंड चली गई दूरी क्या कहलाता है, हमारा वेग या वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वेट, भार, यहाँ मास भी हो सकता है, इसमें हम बोले मास भी क्या है, हमारा मास क्या है, अदिश राशि है, उसमें केवल परिमाण होता है 4 kg, 5 kg, 6 kg, लेकिन दिशा नहीं होता है। लेकिन वेट में परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है, मतलब 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन। और उसमें दिशा कैसे होता है कि देखिए, मास से ही हमारा क्या बनता है, वेट बनता है। अगर वो मास पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट हो जाए तो कौन सा बल लगने लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। अर्थात वेट एक बल है, मतलब भार एक बल है, भार एक बल है जो कि पृथ्वी की तरफ लगता है, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो उसमें एक निश्चित दिशा है पृथ्वी की तरफ, इसलिए भार हमारा सदिश राशि है और मास हमारा अदिश राशि है। तो यहाँ आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये। अब लास्ट टॉपिक इस यूनिट का हमारा क्या है, मास और वेट में अंतर क्या है। ठीक है, द्रव्यमान और भार में अंतर क्या क्या होता है। ठीक है, 5-7 पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हुए हैं और आपको उम्मीद करता हूँ आता भी होगा ये पॉइंट, लेकिन मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करता हूँ
देखिए किसी भी पिंड का भार क्या होता है, यहाँ लाइट थोड़ी फ्लक्चुएट हो रही है इसलिए रोशनी थोड़ी कम और ज़्यादा हो रही होगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, टॉपिक पे देखते हैं। देखिए मास क्या होता है, किसी भी पिंड में जितना भी द्रव्य मौजूद है उससे हम क्या कहते हैं, उस पिंड का भार कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उस पिंड का भार कहते हैं, ठीक है। कि द मास ऑफ द बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट, कितना वो अपने अंदर मैटर को कंटेन कर रहा है कोई भी पिंड, उसे हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं, ठीक है। वेट एक तरह का फोर्स है जो कि पृथ्वी के तरफ लगता है, द वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स विद विच द अट्रैक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। फिर आता है इट इज़ कांस्टेंट एट ऑल प्लेस। देखिए मास कांस्टेंट रहेगा, आप 5 किलो चीनी को यहाँ तौलिए, दिल्ली में तौलिए, कलकत्ता में तौलिए या फिर विदेश में ले जाकर तौलिए, ठीक है, वो सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें दिशा है नहीं, कोई बल भी नहीं लग रहा है जिससे कि जी का मान चेंज हो जाए, ठीक है। तो मास कांस्टेंट रहता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है, ठीक है। लेकिन भार स्थिर नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि जो भार और मास में जो रिलेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट बराबर होता है mg, और g क्या है यहाँ पे, गुरुत्वाकर्षण बल है, और वो कितना होता है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए मास तो हमें कांस्टेंट रहेगा लेकिन g कांस्टेंट नहीं रहता है। g हर जगह अलग अलग होता है, यहाँ अलग है, चंद्रमा पे अलग है, अंटार्कटिक महासागर में अलग है, ध्रुवों पर अलग है, मतलब जो पोल है वहाँ अलग है, और पृथ्वी के केंद्र पर अलग है। तो वो मास वेट चेंज होता रहेगा, क्योंकि जी का मान चेंज होगा, वो चीज़ m से मल्टीप्लाई होगी, चेंज होता रहेगा। अगर हम बात करें पृथ्वी और चंद्रमा की, तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो चंद्रमा से क्या है 6 गुना ज़्यादा है, मतलब, ठीक है। तो वहाँ चंद्रमा में जी का मान कम हो जाता है, 1/6 हो जाता है, ठीक है। अर्थात अगर कोई 60 किलो का आदमी है पृथ्वी पर, तो वहाँ 6 किलो का ही, वहाँ कितना का बचेगा, 10 किलो का ही बचेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से रिलेशन याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आपसे पूछा जाता है, जो कि किसको डिफाइन कर रहा था, इस पॉइंट को डिफाइन कर रहा था, ठीक है। प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, ठीक है। अब देखिए मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन वेट जीरो हो सकता है। कहाँ पे जीरो होगा? पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 है। मान लीजिए 2 किलो उसका मास था और जी 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो वेट तो जीरो हो गया ना। तो मास जीरो नहीं हो सकता लेकिन वेट जीरो हो सकता है, नेक्स्ट डिफरेंस है। अभी मैंने आपको एक डिफरेंस और बताया था कि जो द्रव्यमान है वो अदिश राशि है और जो भार है वो सदिश राशि है, वो मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। अगला टॉपिक वही है आपका, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फिर अगला हमारा आता है कि जो मास होता है, मास के कारण क्या होता है, क्या इट इज रजिस्ट अ मोशन ऑफ द बॉडी। जब ज़्यादा भारी होगा तो उसको धक्का देने में क्या होगा, उसको मोशन में लाने में टाइम लगेगा। कम मतलब द्रव्यमान है, उसका मास कम है, तो जल्दी से हम धक्का दे सकते हैं, ठीक है। अगर हम हल्की बॉल को फेंकते हैं तो दूर तक फेंक देंगे, अगर भारी बॉल को फेंकते हैं तो हम नज़दीक तक ही फेंक पाएंगे। यही मतलब इस पॉइंट का, ठीक है। अगला आता है हमारा जो इट प्रोड्यूस मोशन इन द बॉडी, ठीक है। वेट के कारण मोशन प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। वेट के कारण किसी भी पिंड में मोशन प्रोड्यूस होने लगता है, ठीक है। अगला हमारा आता है छठा पॉइंट, मास को हम किसी नॉर्मल तराजू से भी तौल सकते हैं, लेकिन वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस से ही तौलते हैं, जो स्प्रिंग वाले तराजू होते हैं उसी से तौल सकते हैं। इसका मात्रक हमारा केजी होता है, इसका मात्रक हमारा न्यूटन होता है। वेट का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। और न्यूटन को हम और क्या लिख सकते हैं, कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन में आया है। न्यूटन को हम मैंने यहाँ बताया था आपको, न्यूटन को और क्या लिख सकते हैं। देखो न्यूटन ने दूसरा नियम दिया था, पहले नियम में परिभाषित किया बल को, दूसरे में उसने क्या कहा था, बल का सूत्र दे दिया। क्या दिया था, ma मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास का मैंने क्या बोला था अभी आपको, kg, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन बराबर ये भी होता है, ये याद रखना, ये न्यूटन बराबर ये भी होता है। कई बार 1 नंबर में ये क्वेश्चन लिखने को आया है या ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, मेजरमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, एंड फोर्स एंड इट्स टाइप, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यूनिट सिस्टम समझ में आया होगा, कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी समझ में आया होगा, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी समझ में आया होगा,
मास और वेट में डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाएं, अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पे, जहाँ जहाँ पे भी है वहाँ शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि जितनी भी मेरी वीडियो आएंगी और मैं आपका पेपर से पहले सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, ये मेरे वाक्य हैं आपके सामने, और ये बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कराऊंगा। और लास्ट में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक भी दूंगा, जिसमें से आप देखेंगे कि 90 से 95% क्वेश्चन आपके पेपर में आए होंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए द मैक मस्ती। ठीक है, थैंक यू क्लास।